मसला हुआ तो फिर तो ऑलराइट। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये उधर की भी 2 रोज़ इधर आ जाए। तुम दोनों को ही कह रहा हूँ, वो वही 2 रोज़ है, इस तरफ आ जाओ। ऑलराइट, कैसे हैं आप लोग? वी हैव मेट वन्स, राइट? कोई ऐसा है जो पहली बार मिल रहा है मुझसे? व्हाई? रीज़न? आप ओरिएंटेशन वाली क्लास में नहीं थी। और कौन? ओके। अच्छा, उस क्लास को भी टाइम हो गया हमारी। दैट वाज़ बैक इन नवंबर, अक्टूबर में थी। हाँ। तो अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ बोलकर कंफर्म कीजिएगा मुझे प्लीज़। कैन यू हियर मी? कोई यस बोलकर सर, आ बताए। रही है। ओके। शक्ल आप मेरी नहीं देख सकते, ये आपकी सज़ा है, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हुए। और ऑनलाइन आज सिर्फ़ आज के लिए आपको इजाज़त मिली है, क्योंकि आज हम दोबारा से इंजन को रीस्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव द अपॉर्च्युनिटी टू बी देयर ऑनलाइन। अगली बार से आप ऑनलाइन नहीं हो सकते। और ये जब मैं ओरिएंटेशन के लिए आया था, तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि पीपीई में ऑनलाइन प्रेज़ेंस आपकी अलाउड नहीं है। तो आज एक्सेप्शनली, आज कुछ सिग्नल्स के भी इश्यू चल रहे हैं इस एरिया में, आई डोंट नो। तो इसलिए हमने एक्सेप्शनली आप 4-5-6 लोगों को अलाउ कर दिया है। बट कीप दैट इन माइंड कि अगली क्लास से आपने यहाँ पर होना होगा। अदरवाइज़ फिर आपकी अटेंडेंस भी काउंट नहीं होगी। इनफैक्ट मैं ज़ूम मीटिंग में आपको एंट्री अलाउ नहीं करूँगा। अब सवाल ये है कि ज़ूम मीटिंग ऑन क्यों होगी? आज भी है और आगे भी रहेगी। उसका रीज़न ये है कि जब आप स्टेज पे आके बोलेंगे, अपनी परफ़ॉर्मेंस देंगे, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू ज़ूम। तो वो ज़ूम के थ्रू रिकॉर्ड होगी क्लास की तरह, तो बाद में आप अपने पोर्टल के थ्रू अपनी ही प्रेज़ेंटेशन को या औरों की प्रेज़ेंटेशंस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ज़ूम ऑन होगा, बट ज़ूम ऑन होने का ये मतलब नहीं कि आप उस पे आ सकते। आपको फ़िज़िकली ही आना होगा। या तो आप फ़िज़िकली आएँगे या फिर आप नहीं आएँगे। बीच का रास्ता नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो यू हैव 3 ऑप्शंस, फिजिकली आएँ या ऑनलाइन लाइव आएँ आप या रिकॉर्डेड देखें। बट यहाँ पर एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आईकैप, यू हैव टू बी हियर फिजिकली। और किसी वजह से अगर आप नहीं आ सकते, तो फिर आपकी एब्सेंस मार्क होगी। और एब्सेंस का क्राइटेरिया भी आपको मैं बता चुका हूँ कि यू हैव टू मेंटेन हाउ मच, 90% अटेंडेंस। तो इसका मतलब अगर आपकी टोटल 10 क्लासें हो रही हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 9 में होना है। अगर 8 हो गई तो मसला होगा। मसला क्या होगा? फिर आपको वो आगे शॉर्टफॉल पूरा करना होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि 8 क्लासें अगर आपकी हुई नहीं, आपकी अटेंडेंस 80% है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट फिर आपको अगले बैच में वो शॉर्टफॉल पूरा करना होगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? तो सर्टिफिकेट मिलने के लिए सारी चीजों का पूरा होना जरूरी है। फॉरमोस्ट क्या है? अटेंडेंस। कि मेरी क्लासेस में, मिस साइमा की क्लासेस में, मिस अनीला की क्लासेस में, तीनों में इंडिविजुअली आपकी 90%, 90%, 90% अटेंडेंस हो, तब आप सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये कि आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया हो, आपके रोल प्लेस हो गए हो, आपकी स्पीच हो गई हो और आपकी प्रेजेंटेशन हो गई हो मेरे साथ। ये 4 परफॉर्मेंसेस हैं आपकी इस पूरे पीपीई कोर्स में। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी बातें बताई थी। आई केम हियर टू इंट्रोड्यूस पीपीई टू यू। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारी मुलाकात कुछ अरसे बाद होगी। मिस अनीला की एंट्री हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना एरिया आपको डिलीवर कर भी दिया है। और आपके ग्रुप डिस्कशंस किस हद तक हो गए? एक एक दो रह गए। द रेस्ट आर डन, यानी इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। बाकी मिस साइमा की एंट्री भी आपके पास हो गई है, राइट? और उसमें आपकी स्पीचेस स्टार्ट हो गई होंगी या अभी स्टार्ट नहीं हुई है? ओके, दे आर अबाउट टू स्टार्ट। तो इसका मतलब मिस साइमा की एंट्री मुझे लग रहा है अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले हुई होगी, राइट? ओके। और मेरी एंट्री आज हो रही है। अच्छा, मेरी एंट्री डिपेंडेंट थी मिस साइमा की एंट्री के ऊपर, राइट? क्योंकि जो पार्ट मिस साइमा ने आपको पहले डिलीवर करना है, जो कि उन्होंने काफी हद तक कर दिया है या अभी इन प्रोसेस है, स्पीच वाला पार्ट, मुझे उसी के ऊपर बिल्डअप करना है। उसके किए बगैर मैं आपको जो पार्ट करा रहा हूँ वो नहीं करा सकता। तो इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी सी डिले हुई, लेकिन वो काफी डिले हो गई। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ जनवरी। दिस इज 15th ऑफ जनवरी टुडे। और आपके कैफ के एग्जाम्स में रह गए 1.5 महीना। और फेब्रवरी हम ऑफिशियली ऑफ देते हैं। यानी हमारी कोशिश ये होती है एज एन इंस्टीट्यूट के हम फेब्रवरी का पूरा महीना आपको दें। हाँ, कुछ टीचर्स
जा रहे होते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी, कुछ 10 फरवरी तक भी जाएंगे, कुछ 15 फरवरी तक भी जा रहे होंगे। बट हम एज तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, हमारी कोशिश ये रहती है अक्रॉस कैफ कि 31 जनवरी को हम एंड करें चीज़ों को, ताकि आपको एक महीना, जो कि ये एक महीना भी पूरा नहीं होता, इस बार एक दिन बोनस है। इट्स 29 फरवरी, दिस टाइम लीप ईयर है, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो एक दिन, क्योंकि जब आपको वो दिन मिलेगा ना, तो उस वक्त एक एक लम्हा बड़ा कीमती होगा आपके लिए। तो दिस लीप ईयर इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। उस एक दिन की वक्त आपको उस वक्त पता चलेगी जब वो दिन आएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि फरवरी आपकी ऑफिशियल लीव है, तो उसका मतलब हमारे पास कितने दिन है? 15 दिन। 15 दिन का मतलब क्या है? अगर मैं एक हफ्ते में आपसे 2 बार भी मिल रहा हूं, दैट मीन्स वील बी एबल टू मीट ओनली 4 टाइम्स। और इसमें तो हम वार्म अप हो पाएंगे, खेल तो फिर बाद में शुरू होगा। अब चूंकि मेरी एंट्री डिपेंडेंट थी किसी और फैकल्टी के ऊपर, जाहिर है, और समहाउ चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं इससे पहले आ नहीं सकता था। बट अब थोड़ा सा डिले हो गया, तब हमारे मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 इज हम आज स्टार्ट करें, जनवरी 31 तो नहीं, बट हम इसको फरवरी के फर्स्ट वीक तक या 10 फरवरी तक लेकर जाएं। जितना हो वेरी गुड, जितना रह जाए वो फिर हम एग्जाम्स के फौरन बाद मिल लें और फिर कर लें, क्योंकि गालिबन आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है। कितनों की पहली अटेम्प्ट है कैफ की? ओके, सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। तो आप वैसे ही थोड़े से पैनिक मोड में आ चुके होंगे, और जो नहीं आए वो आ जाएंगे अगले एक हफ्ते में। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार मैं पहले जरा कैफ तो दे लूं, फिर मैं बाकी चीजों में पढ़ूंगा, राइट? अच्छा, कितने लोगों की आखिरी अटेम्प्ट है कैफ की? ये भी एक मसला है। अब वो पहली अटेम्प्ट वाले और आखिरी अटेम्प्ट वाले साथ बैठे हैं, अब ये एक इशू है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया कि हम अभी स्टार्ट करें 15 जनवरी को, हम 10th ऑफ फरवरी तक इसको लेकर जाएं, यानी हमारी रफली कोई 8-10 क्लासेस हो जाए। अच्छा, उसमें भी एक इशू ये है, अभी आपका मैंने टाइम टेबल देखा कि कोई भी डे हमारे पास नहीं निकल रहा जो मेरे टाइमिंग्स और आपके टाइमिंग्स मैच करें, सिवाय मंडे के। और मंडे का दिन भी इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपकी छुट्टी है उस दिन, और कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा। आई थिंक C1N के लोग शायद किसी सब्जेक्ट के लिए आए थे आज, और बाकी D1N का आज कोई क्लास नहीं थी, तो आप सिर्फ इसके लिए आए। तो वो भी मुझे मंडे का डे इसलिए मिल गया, बाकी अक्रॉस द वीक आपके और मेरे टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हफ्ते में हम 2 बार कैसे मिले। तो ऑप्शन 1 इज बहरहाल कि हम स्टार्ट कर दें, जितना भी डिले हो गया लेट्स स्टार्ट इट नाउ, जहां तक हो हम वहां तक जाए, रोक दे, एग्जाम्स के बाद कंटिन्यू कर ले। ऑप्शन 2 इज कि हम अभी स्टार्ट ना करें। मतलब थोड़ा आज तो मैं आ गया हूँ, आज की क्लास तो मैं लूंगा, ये नहीं होगा कि मैं अभी क्लास से बाहर चला जाऊं। तो आज चूंकि आपसे मिलना था, मुलाकात करनी थी, ज़ाहिर है ये डिसीजन आपकी मर्जी से लेना है, वट एवर दैट यू वांट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगरचे ये चीज सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए प्रायोरिटी इस वक्त कैफ के एग्जाम्स है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। ये तो इन हाउस कोर्स है ना, ये तो हम आपस में कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम फेल देंगे, इसको करेंगे प्रॉपर, बट इट्स बिटवीन अस। आई कैप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें सच, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 ये है कि मैं कहूं कि देखें, आज तो हमारी मुलाकात हो गई आपसे, और कुछ बातें आज हम डिस्कस कर लें, और बस हम क्लासेस को यहाँ पे सस्पेंड करें। मिस अनीला अपना पार्ट कंप्लीट कर लेंगी इन नेक्स्ट वीक में भी। मिस साइमा चूंकि इन प्रोसेस है, तो उनको हम 31 जनवरी तक जाने दें, और मैं फिर ऑफिशियली अपना पार्ट एग्जाम्स के फौरन बाद हम आपको बुला लें, और फिर उसको उस पर खींच दें। दिस इज ऑप्शन 2। नहीं, ये परफेक्ट तो है, लेकिन वो जिनकी आखिरी अटेम्प्ट है ना कैफ की, उनके लिए शायद ये परफेक्ट ना हो। हाँ, अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। आपके एग्जाम्स हो जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक में, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी कैप की आखिरी अटेम्प्ट है, और आपका रिजल्ट आएगा इन द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ मे। उससे पहले पहले आपको ये मुकम्मल करना है। तो यानी अगर हम मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स है, 11th ऑफ मार्च से रमजान है, ये दिमाग में रखिएगा, ईद हॉलीडेज भी है, और रमजान में बोलने का काम आपसे थोड़ा सा मुश्किल से ही होता है। तो फिर ये तमाम फैक्टर्स दिमाग में रखें कि अगर हम मार्च के सेकेंड वीक में स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास रफली 2 महीने होंगे। 2 से ढाई महीने में एटलीस्ट हमें उन लोगों को फारिग करना होगा जिनकी कैफ की आखिरी अटेम्प्ट थी, जो रिजल्ट आने के बाद अगर इंशाल्लाह वो कैफ क्वालिफाई कर जाते हैं और उनकी ऑडिट फर्म में आर्टिकल्स शुरू हो जाती है, तो आर्टिकल्स शुरू होने के लिए इस कोर्स का मुकम्मल होना
आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना वो मस्ट है। टाइम होगा हमारे पास, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा क्रंच आएगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें जिन्हें अब आगे पढ़ना नहीं है। हाँ, एक रिलीफ आपके लिए भी होगा कि क्लासेस नहीं होगी आपकी, तो जब भी पीपीई की क्लास होगी तो आप मजे से आ रहे होंगे, आपको आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। एक एक इसमें एडवांटेज ये है, पर थोड़ा सा क्रंच आ सकता है आपके लिए। तीसरा ऑप्शन ये, ऑप्शन वन हो गया, ऑप्शन टू हो गया, तीसरा ऑप्शन ये कि हम अभी शुरू करें और हम इसको रोके नहीं, ब्रेक ही ना लगाएं, हम इसको रोके ही नहीं, और एग्जाम्स आपके करीब आ भी जाए तो हफ्ते में अगर एक क्लास हो रही है तो व्हाट्स द बिग डील। अच्छा, इसको मेरे वाले पार्ट का फ्लो क्या होगा, जगह दे दो यार जल्दी से। मेरे वाले पार्ट का थोड़ा सा फ्लो क्या होगा, मैं आज आपके सामने स्टेज पर खड़ा हूं तो बस शायद आज ही खड़ा हूं मैं आपके सामने इधर, या शायद एक और क्लास, मुझे कुछ आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बतानी है, थोड़ा सा आपको ट्रेन करना है। देखिए ये जो कोर्स है ना पूरा का पूरा ही वैसे तो, और स्पेसिफिकली जो मेरा वाला पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं चले जी ये पावर पॉइंट स्लाइड्स देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, सुन लें और देख लें और लिख लें और याद करके आ जाएं और हो गया कोर्स। ये जो हम सीखने यहां पर आए हैं ना, ये सुनकर नहीं, देख कर नहीं, लिख कर नहीं, याद करके नहीं, ये करके आता है। ये ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा जरूर, कुछ टेक्निक्स आपको दूंगा जरूर, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको जरूर बताऊंगा, बट वो सुनकर, वो सिर्फ देखकर, वो आप लिख लें, वो याद कर लें, वो घोल कर पी लें, इससे आप प्रेजेंटेशन देना सीखेंगे नहीं। तो इसलिए हमें 90% ऑफ द टाइम लगाना है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप स्टेज पे आ जाएं, और जितना जल्दी आप स्टेज पे आ जाएंगे और प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो फिर आप सीखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं और शायद एक और क्लास में ले लूं इस तरह की, उसके बाद ये स्टेज है आपका, मैं तो वहां बैठूंगा, बोलना आपने, और बारी बारी आप लोग आते रहेंगे ही नहीं। अगर आज की क्लास हमारी अगर 2 घंटे की क्लास है और हम ये पूरी क्लास इस्तेमाल कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो आज मैं अपना पार्ट कोशिश करूंगा मुकम्मल हो जाए। इट्स डन, एंड व्हेन इट्स डन तो फिर अगली क्लास से आपको प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर होकर आना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आज के बाद आपकी क्लास होती है लेट्स से नेक्स्ट मंडे, चलिए हम एक हफ्ता आपको पूरा दे देंगे, तो इस एक हफ्ते में आप सब ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर प्रिपेयर करके आनी होंगी, और क्लास जब होगी तो मैं रैंडमली किसी का भी नाम कॉल आउट करूंगा और आपको आकर देना होगा, और फिर एक क्लास में 8 से 10 लोग निपटेंगे, फिर अगली क्लास में, फिर उसके बाद, तो इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन से भी सीख रहे होंगे और आप दूसरों की प्रेजेंटेशन देखकर भी सीख रहे होंगे। जब मैं, मेरा काम क्या होगा, आपने प्रेजेंटेशन दी, मेरे हाथ में आपकी स्कोरिंग शीट होगी, मैं आपको स्कोर करूंगा, वंस योर प्रेजेंटेशन इज डन, तो उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे ऑडियंस की तरफ से, उसके बाद मैं आपकी प्रेजेंटेशन पे वर्बल फीडबैक दूंगा, और वर्बल फीडबैक के बाद मैं आपका टोटल स्कोर बताऊंगा, अनाउंस करूंगा क्लास में कि भाई आपका प्रेजेंटेशन का स्कोर ये है। तो जो मैं फीडबैक दूंगा आपकी प्रेजेंटेशन पे, वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, और जो मैं फीडबैक दूंगा औरों की प्रेजेंटेशन पे, वो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो गई, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। यानी एक एक प्रेजेंटेशन जो स्टेज पर होगी और उस पर जो फीडबैक दिया जाएगा, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देने वाले के लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक की स्पीच में और प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें आइडेंटिफाई हो रही होंगी, जो आप नोट कर रहे होंगे, जिनको अगर आपकी बारी अभी नहीं आई है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, और अगर आपकी बारी गुजर चुकी है तो आप आइंदा के लिए उसको नोट कर लेंगे कि ये गलती मुझे नहीं कर रही, या ये अच्छी बात है जो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में लेकर आनी। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहां कोई स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़नी, कोई क्विज नहीं होना, कोई एग्जाम नहीं होना, लेकिन आपको घर से तैयारी करके आनी होगी। सो नाउ व्हाट डू यू सजेस्ट? ऑप्शन 3 तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि हम कंटिन्यू रखें और ब्रेक ही ना करें और आपके पेपर बीच में आ जाए और चले जाए। तो ऑप्शन 3 को तो हम रख दें एक तरफ, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, राइट? नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन 1 एंड 2। सॉरी, कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन 1? अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, अब रीजन देखें, लेट्स लेट्स रीजन इट आउट। क्या आप ये ऑप्शन 1 इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। ओके,
ओ माय गॉड। हम्म। 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 पूरा दिन गया, वेस्ट हो गया। हम्म। चलिए, एक रीजन तो ये है कि अगर आप मंडे को क्लास रखेंगे, जो कि यकीनी तौर पे ऐसा ही होगा, तो हमारा तो मंडे फिर पूरा गया। हमारी कोई क्लास नहीं भी है, छुट्टी है भी, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे आने जाने में। और अगर हमारी प्रेजेंटेशन है तो उसके टेंशन में हम खत्म हो जाएंगे। ओके, दिस मे बी वन रीजन। और क्या रीजन है? हाँ, तो अभी, हाँ बिल्कुल, मैं यही रीजन सबसे ज्यादा समझ रहा था कि आप लोग के दिमाग में होगा कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट यू विल हैव टू प्रिपेयर इट ओनली वंस। एक ही दफा तो आना है आपको स्टेज पे। यानी अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और आगे आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, तो बाकी वक्त तो आपने आके बैठ के सुनना है? क्या वाली बात आ गई? अच्छा, ये कह रहे हैं बोलना तो इतना मुश्किल नहीं है, सुनना ज्यादा मुश्किल है। कह रहे हैं मैं पूरे मतलब घर से इतनी दूर से मैं आऊंगा सिर्फ औरों को सुनने के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये चीज अगर तुम्हें अभी हेक्टिक लग रही है, ये बाद में भी लगेगी, बिकॉज बाद में तो तुम्हारी कोई क्लासेस ही नहीं होंगी ना, तुम्हारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है क्या? तो फिर तो तुम स्पेशली जब कोई क्लास भी नहीं है तो इसी के लिए आओगे। अच्छा, आप लोगों ने कितने कितने सब्जेक्ट्स बाय द वे आप उठाए, जो कैफ की पहली अटेम्प्ट वाले लोग हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव यू पिक्ड अप? क्या रहता है आधा है? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बीच आपके पास टाइम नहीं निकल पाएगा प्रेजेंटेशन बनाने की? इज दैट सो? अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, अगरचे आप मुझे देख नहीं रहे लेकिन मुझे आप सुन तो रहे हैं। एक एक आध लोग आप में से जरा फीडबैक दें। व्हाट डू यू थिंक? यस, क्योंकि आपने तो आज भी आने की जहमत नहीं करी, इसलिए आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यस, कम ऑन, एनीवन? आमना, जैनब, फाइका, फिजा, जवेरिया, माहम, सुमैया, ऑल गर्ल्स। सर आफ्टर एग्जाम्स, बिकॉज अभी टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो आपको बाद में भी नहीं मिलेगा खैर, क्योंकि टाइम तो है ही ना मिलने के लिए। अच्छा, तो अब बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, ये किसके? आफ्टर एग्जाम्स। अच्छा, इसको हम जरा देख लेते हैं। सो वी हैव, अच्छा। अच्छा, देखिए, अब आफ्टर एग्जाम के में अच्छा, इधर कोई है ऑप्शन वन वाला? एनी वन फ्रॉम ऑप्शन वन? मतलब ऑप्शन वन तो एक बीच का रास्ता है ना। मुझे तो लग रहा था कि आप कहेंगे हैप्पीली यस ऑप्शन वन, गो अहेड। मतलब अभी हम 15-20 दिन क्लासेस करें और फिर हम ब्रेक ले लें। उन दिनों पॉसिबल? अच्छा, मुझे तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल क्या है, किस किस दिन आते हो? D1N के हो तुम, राइट? हाँ। नहीं नहीं, टाइमिंग्स बताओ। असल में मेरा मेरा टाइम है, आप तो आ रहे हैं और आपके पास टाइम भी बच रहा है, मेरा टाइम मैच नहीं करता। प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरा ये स्पेसिफिक टाइम है। आई के नॉट स्टार्ट द क्लास बिफोर 4:30। अब आप अपना शेड्यूल दिमाग में रख के D1N वाले भी और C1N वाले भी सोचे, क्या कोई दिन आपको लग रहा है मैनेजमेंट के मुताबिक नहीं है, हो सकता है आपके मुताबिक हो? D1N मंडे और वेंसडे ऑफ है, यानी हम दोनों दिन क्लास रख सकते हैं, कोई क्लैश नहीं आएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट C1N? और कितने बजे, उसके कितने बजे तक होती है? हाँ, बट 9 से 12 में मसला ये है ना कि फिर बीच में
इट्स अ गैप ऑफ 4 आवर्स, 4.5 आवर्स। तो इसलिए हम वेंसडे नहीं रख सकते क्योंकि आपकी एक क्लास हो रही है। और मंडे आपकी क्या, आज क्या थी आपकी क्लास? सर तलाल की कब से कब तक थी? तो आप लोग 12:30 से यही है। फिर अच्छा, वो ऑनलाइन ली थी, आप इसमें फिजिकली आ गए। अच्छा, कोई क्लास 3 बजे तक भी थी किसी की? आई वॉज इन्फॉर्म कि किसी की क्लास 3 बजे तक भी है। अच्छा। अच्छा, अब आफ्टर एग्जाम वाले ऑप्शन के भी कुछ आप डाउन साइड सुन लें। पहला डाउन साइड तो ये कि आप ये कहेंगे आपस में एक दूसरे से कि पैसे तो पहले ले लिए, क्लासेस हुई नहीं। बिकॉज वी नो यू वेरी वेल, हम आपकी रग रग से वाकिफ है। तो ये आप कहीं ना कहीं कहेंगे जरूर कि पूरे कोर्स के पैसे तो चार्ज कर लिए और कराया नहीं, क्लासेस नहीं हुई। तो मैं आपको आज आया खुद इसीलिए हूँ बिकॉज ये बातें व्हाट्सएप पर भी हो सकती थी, ग्रुप पर। बट आई हैव कम माई सेल्फ हियर टुडे टू एक्सप्लेन इट टू यू कि क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है और मेरी एंट्री में डिले की वजह क्या है और आगे का मामला क्या है, ताकि आपको ये तसल्ली हो कि वी हैव नॉट डन इट पर्पसफुली बट समहाउ इट हैज हैपेंड दैट वे। तो एक तो ये कि हमें सुनने को मिलेगा ये। दूसरी बात, C1N वाले लोग, अगर अगली बार आप कहीं और चले गए तो दिमाग में, अब दिमाग में बात रखिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात को समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अगले 6 महीने में किसी और कॉलेज चले गए तो हम आपको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे पीपी के लिए, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। लेकिन मैं किसी वक्त पीपी की क्लास रखता हूँ और आपकी कहीं और कोई क्लास होती है, देखिए जो बच्चे यहाँ पर होंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उनका तो शेड्यूल हम मैनेज करेंगे। हम उस वक्त पे कोई क्लास नहीं रखेंगे जब उनकी कोई ऑडिट की क्लास चल रही है, टैक्स की चल रही है, व्हाट्सएवर। लेकिन हम आपके बाहर की क्लासेस मैनेज नहीं कर पाएंगे बिकॉज जब हमारे बच्चे फ्री है और पीपी की क्लास हो सकती है तो अब हम कहेंगे अच्छा फलानी जगह पे इस वक्त क्लास हो रही है और फलानी जगह पे क्लास हो रही है, वो फिर क्लैश मैनेज नहीं होगा। वो फिर आपकी लक है या आपका नसीब है कि आप मैनेज कर ले, क्योंकि अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है। मैं उस वक्त फिर ये नहीं सुनूंगा कि सर मैं तो यहाँ से चला गया हूँ, मेरी तो क्लास इस वक्त होती है, मैं तो आ नहीं सकता, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दे। तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब मैं आज आप लोगों से लिखवा लूं कि आप कहीं नहीं जा रहे? कौन लिखवा चुके हैं? नहीं, ऐसे कैसे लिखवा चुके हैं? अच्छा, सारी बातें सबके सामने थोड़ी बताते हैं। तो आर यू श्योर ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा? You have no intentions to go anywhere else, and even if you have any intentions, then you will have to manage it yourself. फिर उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि आप मैनेज करें, बिकॉज बहुत सारी चीजें नहीं देखी जा सकती। तीसरी चीज ये कि जो हमारे C1N के लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अभी तो आपकी अगली बार अगर आप कैट की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देंगे, जिसके चांसेस वैसे कम है, जो अभी पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी तो अभी 2 अटेम्प्ट्स और बाकी है। हाँ, जो दूसरी अटेम्प्ट दे रहे हैं कैट की, वो कितने लोग हैं? अच्छा, ये नहीं, दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं यहाँ पे, पहले और आखिरी। बीच वाले कहाँ गए? कोई गायब हुआ? या तो बिल्कुल नए लोग हैं या बिल्कुल जाने वाले लोग हैं। तो आप जो जो हमारे D1N के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है कि सर जाहिर है जब आप कोर्स मुकम्मल करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। तो थोड़ा सा आपको फर्म से अपनी शायद एक आध हफ्ते का टाइम मांगना पड़े, जो कि मिल जाता है। बट अभी करने में फायदा ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट पहले से हाथ में होगा जब आप फर्म की इंडक्शन के लिए जा रहे हो। उस वक्त ये है कि थोड़ा सा क्रंच एक आ सकता है, बिकॉज देखिए इतना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट करी और मैंने एडमिन से कहा आपको सर्टिफिकेट प्रिंट कर दें और आपको दे दें। इट्स नॉट दैट इजी। आप जब रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल करते हैं तो आई कैप में रिपोर्टिंग होती है, तो वहां से एक यूनिक नंबर इशू होता है आपके नाम पर, जो हम सर्टिफिकेट के अंदर डाल रहे होते हैं और फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइबल हो। जब आप उस सर्टिफिकेट की कॉपी आई कैप में सबमिट करेंगे तो वो नंबर वो अपने सिस्टम में डालकर देखेंगे कि आप ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लेकर आए या खुद ही प्रिंट करके जाली लेकर आ गए या कहीं से आपने खरीद लिया है, क्योंकि खरीदो फरोख्त भी होती है इसकी।
यहाँ नहीं, और जगहों पर होती है। तो फिर वो थोड़ा-सा एक क्रंच आपके लिए आ सकता है, वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, होपफुली नहीं आएगा, बट आ सकता है। तो दैट मीन्स आप ये कमिट कर रहे हैं कि अपनी कैफ के अटेम्प्ट के फौरन बाद, रमज़ान के शुरू होते साथ ही आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे, आएँगे, अपनी प्रेज़ेंटेशंस देंगे, रेगुलैरिटी मेंटेन करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और वक़्त पर सारी चीज़ें हो जाएँगी। दिस इज़ अ वेरी आइडियल सिनेरियो आई एम टेलिंग यू। हुँ? किसको प्रॉब्लम है? क्या है? प्लान 1 हाँ, कह रहे ऑप्शन 1 मुनासिब लग रहा है मुझे। अच्छा, एक प्रेज़ेंटेशन की तैयारी में आपको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 पूरा दिन? नहीं, अच्छा, इसको ज़रा दूसरे एंगल से सोचें। एक दफ़ा आपकी प्रेज़ेंटेशन हो गई, जान छूट गई। अनलेस अनलेस के मैं कहूँ आप दोबारा देंगे, वो तो आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रेज़ेंटेशन के ऊपर है, जो कि बहुत रेयर होता है। यूजुअली आप पहली प्रेज़ेंटेशन में पास हो जाते हैं। 60% पासिंग मार्क्स हैं, तो 60% आप ले ही आते हैं। अच्छा, स्कोरिंग शीट आपको मिल चुकी है, वो आपके पास है। यू हैव द स्कोरिंग शीट? नहीं, जिस पर आपकी ग्रुप डिस्कशन की स्कोरिंग हुई है। अच्छा, वो आपके पास नहीं है, मतलब देखी तो है ना आपने? देखी भी नहीं है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कैसे किया बगैर देखे हुए? फाइनल नहीं हुई है अभी, ओके। तो बिफोर दैट फाइनल ग्रुप डिस्कस, तो फिर तो मिस अनीला खत्म नहीं कर पाएंगी एक हफ्ते में। 2 क्लासेस, हाँ, ओके। बिफोर दैट फाइनल बिफोर दैट फाइनल परफॉर्मेंस, आप मिस अनीला से मांगिएगा कि आपको स्कोरिंग शीट दी जाए। स्कोरिंग शीट, एक स्कोरिंग शीट है, उसमें चारों की स्कोरिंग होगी। स्पीच, प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, और ये मार्क्स आपके टोटल तकरीबन 400 मार्क्स बन जाते हैं ये। और पूरा क्राइटेरिया गिवन है उसमें, किस चीज के कितने कितने मार्क्स हैं। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी और स्पीच व प्रेजेंटेशन भी। तो बिफोर योर फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, आप आप वो शीट जरूर मांगिएगा और उसके मुताबिक ही चलिएगा। तो इसका मतलब आप सब ने अभी ग्रुप डिस्कशन का फाइनल परफॉर्मेंस भी देना है। एम आई राइट? और स्पीचेस का क्या स्टेटस है अभी? तो अभी क्या मिस साइमा का ब्रीफिंग पार्ट चल रहा है? तो स्पीचेस कब होंगी? अभी होंगी? हम्म? ईद के बाद? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेपर्स के बाद आपको मिस साइमा के लिए आना ही होगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए भी आ जाएंगे। तो फिर मैं आज क्यों आया? नहीं, अब मैं ये एक और बात ये सोच रहा हूँ, चलिए इसका मतलब, चलिए लेट्स मेक इट सिंपल। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम ये प्रेजेंटेशन पार्ट ईद के बाद करें। आप सब यूनानिमसली एग्रीड एक्सेप्ट फॉर वन। ये कह रहे हैं मैं, नहीं नहीं, मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, रमजान की बात नहीं कर रहा मैं। और रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, रिस्पेक्टिव, हम तो कह रहे हैं एग्जाम्स के फौरन बाद। फिर वट एवर द सर्कमस्टेंसेज आर, फिर आपने आना होगा, चाहे आपको रोजा लगे या ना लगे, जो भी है, राइट? अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं। अब इसमें दो चीजें, अब सुन लें। अच्छा, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में भी अगर कोई डिसएग्री कर रहा है इस ऑप्शन से, तो प्लीज बताइए। यस, एनीवन? अच्छा, अब इसमें दो चीजें, क्या मैं अपना ब्रीफिंग पार्ट अभी कर दूं और जाके हम जब एग्जाम्स के फौरन बाद मिले तो बस आपकी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर दें, या इसमें भी दो चीजें हैं ना। आप कहें कि अब ये आप अभी बता देंगे, तो फिर जब हम आएंगे तो हम तो बिल्कुल गोरे होके आएंगे। हम तो कैफ के एग्जाम्स में अपना आप ही भूले हुए होंगे, तो ये क्या याद रखेंगे? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कम से कम ये टाइम सेव कर लें कि मेरा ब्रीफिंग वाला पार्ट हो जाए, ताकि आपके एग्जाम्स खत्म हो और आप प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू करें, और एक हफ्ते बाद हम आपकी क्लास रख लें और आप आके प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें।
एंड ही इज राइट कि अगर आपको रिवाइज करना भी है तो आप रिकॉर्डिंग देख लें। इज दैट ओके? रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आज आप जो मैं बताऊंगा आप वो चीजें नोट करें, मतलब मैं फिर कोशिश करूंगा कि आज वाइंड अप कर दूं। आज क्योंकि हमारे पास 6:30 बजे तक का टाइम है, तो हम कोशिश करके जो मेरा ब्रीफिंग वाला पार्ट है, लेट्स वाइंड इट अप टुडे। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट करनी है वो आप कर ले, और अब प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को फिर हम सस्पेंड कर दें आज। पेपर के मैं फौरन बाद फिर क्लास नहीं रखूंगा। पेपर जैसे ही आपके खत्म होंगे, जो आपका लास्ट पेपर होगा, 1 हफ्ते का टाइम मैं आपको दूंगा, उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन बना ले, और हम फिर पेपर के बाद जो पहली क्लास रखें, तो पहली क्लास से ही आपकी परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाए, मेरा काम अभी हो जाए। इज दैट ओके? शुड वी गो बाय दैट? तो जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप ही बता दीजिए, यू अग्री विद दिस अप्रोच? तो आज इंशाल्लाह हम 6:30 तक कर देंगे। मुझे 1 घंटा सवा घंटा चाहिए होता है, वो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा, तो विल डू इट। हाँ, एक काम ये होगा कि मैं जब वापस आप लौटेंगे तो मैं एक रिकैप आपको दे दूंगा, क्विक रिकैप मे बी, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ओके, तो लेट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। अच्छा एक यार मुझे पेन देना, मैं जरा अटेंडेंस ले लूं, मुझे देगा कुछ लिखने के लिए। 46 लोगों की है रजिस्ट्रेशन इसमें, तो मुझे लग नहीं रहा 46 लोग हैं। असदुल्ला, माहम, माहम आप ऑनलाइन मौजूद है? प्लीज बताइए। यू यू वर देयर बट यू आर नॉट हियर राइट नाउ। समरा शफक, फरवा इरफान, मोहम्मद आजम, मोहम्मद हुजैफा खान, अब्दुल्ला जावेद, मोहम्मद फुरकान सैफी, सैयद शाहजिल अली, ताहा नईम, अरीशा खान। अरीशा इधर थी। 8 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, बाकी कहाँ गए? महाम इज देयर। ओके। अच्छा, जिनका मैं नाम कॉल आउट करूं और ऑनलाइन मौजूद है, प्लीज आप या तो मैसेज में लिख दीजिए या बोल दीजिए तो बेहतर है। ओके, महलूर अब्दुल जब्बार, मोहम्मद मुश्तबा आलम, अनस आलम। भाई हो तुम दोनों? अब इतना भी बुरा नहीं हो, अल्लाह माफ करे। हिबा सिद्दीकी, हिबा सिद्दीकी, हिबा सिद्दीकी, आर यू देयर ऑनलाइन? वलीद, सुमैया वसीम, सुमैया वसीम, आर यू देयर? प्लीज मैसेज कीजिए या कुछ बोले। ओके। जवेरिया। यस सर। ओके। हमाद खान, जरमीन जफर, जरमीन जफर, महरीन मिशाल खान, फाइका जावेद, आफिया इम्तियाज, इम्तियाज, मरियम बिनते फैज, हुजैफा वसीम अंसारी, सैयद मोहम्मद याहया जैदी, मोहम्मद दाइन अली कादरी, सुलेमान शाहिद, आदिल हसीब, अक्सा मलिक, अक्सा मलिक, अक्सा मलिक, आई देर ऑनलाइन? समिया शेख, फरनीन, फरनी,
कि कोई है या फरहीन? नेहा मलिक, मोहम्मद रैयान खान, रुबैशा सलीम खान, आमना सिद्दीकी, ओके आमना, फातिमा जबीन, माहीन शकील, ज़ैनब इज़हार, ज़ैनब इज़हार आर यू देयर? ओके। सैयद मनाहिल फातिमा, सैयदा मनाहिल फातिमा, सैयदा बीनिश फातिमा, सैयदा बीनिश फातिमा आप हैं? फराह वहीद, हफ्सा अदनान, कायनात फैसल, फिजा फर्रुख, फिजा फर्रुख, ओके प्रेजेंट। किसी का नाम कॉल आउट होने से रह गया? एनीवन? सबका नाम कॉल आउट हुआ है? ऑल ऑफ यू? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन ऑडियंस जिसका नाम मैंने कॉल आउट ना किया हो? चलिए ओके लेट्स स्टार्ट। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अब हम ब्रेक नहीं लेंगे बीच में, हम मगरिब फिर नमाज के क्लास के बाद पढ़ेंगे, राइट? तो वील एंड एट 6:30 इंशाल्लाह। तो अब आप आज आ ही गए हैं इतने तकल्लुफ करके, तो हम उस वक्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर इसके बाद तो आप मतलब शायद हमारे नसीब में लिखा है कि हम मिलेंगे, फिर हम 2 महीने बाद मिलेंगे, बल्कि अब तो अभी तो हम 3 महीने बाद मिलेंगे, राइट? ओके ऑलराइट। तो पब्लिक स्पीकिंग पे थोड़ा बहुत आप बिसामा के साथ कर ही रहे हैं चीजें, और क्या अब आपको लग आर यू इन अ पोजिशन कि आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे? देखिए असल चीज क्या है पब्लिक स्पीकिंग के लिए? द करेज दैट यू नीड। असल चीज तो वही है, इफ दैट इज देयर तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गैदर दैट करेज तो फिर मसला है। कितने लोगों ने आज तक कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी? अच्छा, अब ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, कोर्स किस लिए आए, इन सारी चीजों पे बहुत सीधी बात हो चुकी है, मैं वो चीजें दोहरा नहीं रहा। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हम डायरेक्टली अब कूद रहे हैं कि भाई अब व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टिप्स दैट यू विल यूज फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो कितने लोगों ने आज तक कभी स्टेज का मुंह नहीं देखा? दे हैव नॉट बीन ऑन स्टेज। एनीवन? टीएसए में आने से पहले? अब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर आ गए तो उसका मतलब ये नहीं, यहां पर आने से पहले हाउ मेनी पीपल हैव नॉट सीन द स्टेज एट ऑल? कम ऑन। सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट नाउ? ओके चलिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते
ऑल राइट। अच्छा, पहली चीज, पोडियम पैनिक। व्हाट इज अ पोडियम? पोडियम किस चीज को कहते हैं? दिस इज द पोडियम। ये पोडियम कहलाता है। इसको पोडियम भी कहते हैं, इसको रोस्ट्रम भी कहते हैं, इसको डाइस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देने आएंगे तो ये पोडियम स्टेज पर नहीं होगा, और अगर कहीं होगा भी तो इसको हम हटा देंगे, बिकॉज आपको इसके बगैर बोलना है, क्योंकि ये आमतौर पे एक सपोर्ट होती है आपके लिए, और इसके पीछे छुप के बोलना रिलेटिवली आसान होता है। असल में एक कॉन्शियसनेस होती है ना, यानी जब आप स्टेज पर आकर खड़े होते हैं लोगों के दरमियान, तो एक कॉन्शियसनेस है कि अच्छा, लोग ऊपर से नीचे तक मुझे देख रहे हैं, आई एम बीइंग विजिबल। एवरी मूवमेंट दैट आई विल मेक, चाहे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूं या अपने पैरों का इस्तेमाल करूं, या मेरे हाथ अगर कांप रहे, आई एम शिवरिंग, एवरीवन विल बी एबल टू सी एवरीथिंग बिकॉज आई एम देयर राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो बगैर पोडियम के स्पीच देना, ये प्रेजेंटेशन देना मुश्किल है, एज कंपेयर टू कि मैं आपसे कहूं देखिए जी ये पोडियम है, अब इसके पीछे आके आप बोले तो आप 75% तो छुप जाते हैं, यू फील रिलैक्स्ड। ये एक तरीके से शील्ड की तरह एक्ट करता है जो आपको बचाती है लोगों के अटैक से। तो ये शील्ड उस दिन स्टेज से रिमूव कर दी जाएगी ताकि आपको जंग लड़ने की आदत हो बगैर इस शील्ड के। अगर इन फ्यूचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको पोडियम मिल गया तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो यू शुड बी एबल टू स्पीक और प्रेजेंट विदाउट दिस शील्ड दैट इज अवेलेबल। यहां पोडियम पैनिक का मतलब कुछ और है। पोडियम पैनिक मींस स्टेज फ्राइट, स्टेज का डर। सबसे बड़ा डर यही है, यकीन जाने, स्टेज पर पहला कदम रखने का डर। और यकीन माने जब पहला कदम आप रख लेते हैं तो दूसरा कदम और तीसरा कदम बड़ा आसान हो जाता है। और एक दो बार जब आप आकर बोल लेते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप कहेंगे मैं बार बार बोलूं, बिकॉज मसला सारा पहली दफा का ही है। फॉर सम पीपल द थॉट ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन is more frightening than falling off a cliff. Financial difficulties, snakes, and even death. अच्छा, इधर के कुछ लोग इस तरफ आ जाए, अगर if you cannot see that, नीचे तक स्लाइड दिख रही है? Okay, you can come in front if it's not visible from there. ये एक सर्वे हुआ था यूके में कुछ साल पहले। ऐसी राह चलते हुए लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? डेथ वॉज ऑन थर्ड, डेथ तीसरे नंबर पे था। फर्स्ट वॉज पब्लिक स्पीकिंग। लोगों को सबसे ज्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग से लगता है। आप माने या ना माने, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कांप जाते हैं when they stand in front of people. This is an art. This is a skill that you need to learn. क्या मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये कोर्स करने के बाद, आज के बाद से आप जब ये कोर्स कर लेंगे तो आप कभी नर्वस नहीं होंगे, कभी घबराएंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा है तो आप एबनॉर्मल है। आज भी 15 साल की टीचिंग करने के बाद, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पे बोलने के बाद, आज भी व्हेन आई कम टू द क्लास आई एम नर्वस, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग फ्राइटेंड। तो फिर हम क्या सिखा रहे हैं आपको? नर्वस तो आप होंगे, 10 साल बाद भी होंगे, 15 साल बाद भी होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पब्लिक स्पीकर हो और आप कहें मैं नर्वस नहीं होता। ऐसा नहीं हो। पर व्हाट आर वी टीचिंग यू हियर? नर्वसनेस खत्म करना सिखा रहे हैं? नहीं। कंट्रोल करना सिखा रहे हैं? नहीं। कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप, आपके हाथ में थोड़ी है। फिर हम क्या सिखा रहे हैं? नहीं, कम नहीं कर सकते। आपको नर्वसनेस रिवील नहीं करनी, ऑडियंस को ना पता चले कि आप नर्वस हो रहे हैं। आप होंगे तो नर्वस तो आप होंगे, घबराएंगे तो आप जरूर, डर तो आपको जरूर लगेगा, चाहे आप जितने ही बड़े क्यों ना स्पीकर बन जाए, जितने ही मंझे हुए क्यों ना स्पीकर बन जाए। जब भी आप स्टेज पर आएंगे, और खास तौर पे जब आप एक बड़े वक्फे के बाद स्टेज पर आएंगे, तो आप डरेंगे, तो डर तो लगेगा, घबराहट भी होगी। लेकिन एक अच्छा प्रेजेंटर या अच्छा स्पीकर वो होता है जो वो चीज दिखने ना दे, ऑडियंस को फील ना हो कि आप डरे हुए, ऑडियंस को फील ना हो कि आप घबरा रहे हैं।
इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स नॉट थिंक कि हम यहां पर नर्वसनेस खत्म करने आए, कॉन्फिडेंस पैदा करने आए, नहीं। जो भी है, जैसा भी है, आपने स्टेज पर आकर उसको मैनेज करना है। एक तरीके की आपने एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है आपने, कि लोगों को दिखे कुछ और, असल में हो कुछ और। ये चीज सीखनी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो ये आपके नॉर्मल होने की पहचान है। तो अगर आप कहते हैं मैं तो नर्वस ही नहीं होता, तो फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हाउ टू डील विद पोडियम पैनिक, किस तरह डील करें? ऑडियंसेस आर फॉरगिविंग। लोग इतने बुरे नहीं होते जितने हम समझ रहे होते। हमें स्टेज पे आके लगता है जितने लोग बैठे हैं बहुत जालिम है, कि जितने लोग बैठे हैं बहुत बुरे लोग हैं, कि जितने लोग बैठे हैं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कि जितने लोग बैठे ये मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं, कि जितने लोग बैठे हैं मेरी बेबसी पे खुश हो रहे हैं। कि स्टेज पे आके फीलिंग्स है आपकी। ऐसा नहीं है। ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं ना, ये तो अपनी फिक्र में गुम है कि हम कब आएंगे। इनके पास इतना वक्त नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है कि ये आप पे फोकस करें। हमें लगता है कि वो हम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी फिक्र में पड़े हुए हैं। हाँ, वो लोग खतरनाक हो सकते हैं जो करके जा चुके हैं, उनसे बचना है आप। तो इसलिए बेहतर आपके लिए क्या है, आप पहले आके फारिग होके जाएं, ताकि वो आप हो, ना कि आपके लिए कोई और हो। और जितना जल्दी आप आके कर जाएंगे ना, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। और जितना जल्दी आप आके कर जाएंगे ना, तो गलतियां करने का मार्जिन भी आपके पास ज्यादा होगा। क्योंकि जब यहां पर कोई आएगा और कोई गलती करेगा और मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, तो अगले आने वाले तमाम स्पीकर्स पर लाजिम है कि वो गलती रिपीट ना करें। तो द सूनर यू विल कम, द बेटर इट वुड बी फॉर यू। लेकिन डरना नहीं आप लोगों से। ऑडियंसेस आर फॉरगिविंग, लोग आपकी गलतियां भी माफ कर देंगे। वो आपके साथ रहमदिली से भी पेश आएंगे, क्योंकि वो अपना वक्त सोच रहे होंगे। उनको पता है कि हमने किसी को टफ टाइम दिया, तो हमारे ऊपर भी टफ टाइम आ सकता है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है। जब भी हम स्टेज पे आते हैं, चूंकि हम एक पैनिक मोड में होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हमारी सांस बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो जाती है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां से चल के आ रहे हैं तो आपकी सांस फूल रही है। मैं यहां से किसी को कहूंगा नजर आओ स्टेज पे, तो जब स्टेज पे आएगा तो वैसा हाँप रहा होगा, कांप रहा होगा कि जैसे पता नहीं कहां से दौड़ के आ रहा है। वाई वाई इज दैट? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हम जो हमारे जो लाइफ स्टाइल आजकल हैं, हमारी फिजिकल मूवमेंट्स ना होने के बराबर है। We have that gadget in our hand and we can spend hours sitting in one corner of the room with our mobile phones, right? कोई हमें डिस्टर्ब भी ना करे तो बहुत अच्छी बात। फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है हमारी। मैं बहुत फिजिकली मूव करता हूँ। क्या क्या मूव करते हो? मैं एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाता हूँ, मैं उठ के खाना खाता हूँ, टीएस से जाता हूँ मैं। इतनी बड़ी बात। ये फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है। होता क्या है, हमारे लंग्स को वो एक्सरसाइज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं। तो जब लंग्स को वो स्ट्रेस लेने की आदत नहीं होती ना, वो यूज टू नहीं होते, जब आप स्टेज पे आते हैं, चूंकि आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, यू स्टार्ट ब्रीथिंग हैवीली। अच्छा, फिर आप जब उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप अपना मुंह बंद कर लेते हैं। मुंह आप बंद करते हैं, यार दिख रहा है कि मैं जोर जोर से सांस ले, तो आप मुंह बंद करते हैं। अच्छा, आप मुंह बंद तो कर लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से सांस तो लेंगे ना। वो फिर आपकी नाक से विजिबल होना शुरू हो जाता है, और वो ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा लगता है आपका दम घुट रहा है। तो आपने दम नहीं घुटना है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। अगर भागने दौड़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो कमरे में अकेले बैठ के कमरा बंद करके लंबी लंबी सांसें ले, कमरा बंद करके। उन लोगों को आपकी दिमागी कैफियत पे भी शक हो सकता है। गिव योर लंग्स दैट एक्सरसाइज, और आप बेहतर फील करेंगे। अगर आपके लंग्स को वो एक्सरसाइज मिलेगी, लंबी लंबी सांस आप लेंगे, ऑक्सीजन इन और आउट करेंगे आप, तो यू विल फील बेटर व्हेन यू विल कम ऑन स्टेज। और अगर आप वो एथलीट हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जिमिंग करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से आजाद होंगे। ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा। बिगिन इन योर कंफर्ट जोन। जरूरी नहीं कि मैंने स्टेज पर पहला कदम रखा और मैं बोलना शुरू कर दूं। नहीं, आप आइए, अपने आप को सेटल डाउन करें, अपनी स्पेस गैदर करें, चीजें सेट करें, फिर शुरू हो। टेक योर टाइम। चेक आउट द रूम इन एडवांस। जिस रूम में आपने प्रेजेंटेशन देनी है आज, वो रूम पहले से आप जरा देख लें कि वहां पर माइक कैसा है,
वहां पे लैपटॉप कहाँ रखा है, मुझे कितना मूव करना होगा, मेरा फॉन्ट साइज रूम के हिसाब से है या नहीं। अब ये फॉन्ट साइज शायद रूम G5 के हिसाब से बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑडिटोरियम के हिसाब से शायद अच्छा ना हो, बिकॉज लोग बिल्कुल आखिर में भी बैठे। सो यू हैव टू एडजस्ट योर प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्पेस वेयर यू हैव टू डिलीवर। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज रादर देन ऑन पीपल। स्टेज पे आके हम पहली लाइन भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोलने आए थे, हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, ये मुस्कुरा के देख रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, ये तो सही आदमी वैसे ही नहीं लगता। You start focusing on people and then you forget what you had to say. अगर आप सोचेंगे मुझे बोलना क्या है, मुझे बोलना क्या है, मुझे बोलना क्या है, तो आपका दिल भी नहीं चाहेगा किसी की तरफ देखने और तवज्जो देने। Begin with a slow, well-prepared intro, have a confident and clear conclusion. आपकी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग यही मैटर करती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्टिंग इंप्रेशन। बीच में ऐसा नहीं कि आपने क्या गाना गाना है, नहीं, बीच में भी आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग का पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों वक्त ऐसे होते हैं कि लोग आपको जरूर सुनते हैं। जब आप स्टेज पे आएंगे तो लोग आपको सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे आगे सुनना है या नहीं। और जब आप कहेंगे एंड सो व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पीच, सब फिर जाग जाएंगे, अच्छा खत्म हो रहा है अब सुन लो। ये दोनों हिस्से लोग जरूर सुनते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये चीज प्रैक्टिस से आती है। नो वन इज अ बॉर्न स्पीकर, लोग पैदाइशी तौर पे स्पीकर नहीं होते, बल्कि आप बनते हैं और प्रैक्टिस से बनते हैं। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको प्रेपरेशन चाहिए और प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, राइट? आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, ये प्रेपरेशन भी आपकी लोअर साइड पे है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी लोअर साइड पे, यू विल एंड अप बीइंग अ लूजर, कुछ नहीं होगा, रुस्वा होकर लौटेंगे आप। आपकी प्रेपरेशन तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, नो डाउट यू आर अ सॉलिड, लेकिन आप कैसे सॉलिड होने का किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बोर हो जाएंगे। आपकी प्रेपरेशन तो लोअर साइड पे है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके पास है, बोलने का हुनर आपको आता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को एंटरटेन करके जाएंगे। और अगर आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हायर साइड पे, तो यू विल एंड अप बीइंग अ सुपरस्टार, एंड दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। प्रेपरेशन पे आप खुद काम करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। आइस ब्रेकर, ये क्या है? खड़े हो जाए जरा, खड़े हो, आपसे कह रहा हूं खड़े हो जाए। हाथ बांधे अपने चारों तरफ, चारों तरफ कह दो, दोनों तरफ, दो ही हाथ हैं आप। कम ऑन, हैंड्स बाय साइड्स, कम ऑन। चलिए मैं 1 2 3 करूंगा, आप नेशनल एंथम पढ़ेंगे जोर की आवाज में, पाक सर जमीन, राइट? जितनी ताकत लगाकर पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, मैं देखूंगा किसमें कितना दम है। 1 2 3। बैठ जाइए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटा, अब से 2 मिनट पहले जो आप फील कर रहे थे और आप बेहतर फील कर रहे हैं, मोर एनर्जाइज। क्यों, मैंने क्यों आपसे कहा कि आप खड़े हो और नेशनल एंथम पढ़ें? वो भी दिन के इस वक्त में, सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, शाम के 6 बजे कौन पढ़वाता है? दिस वॉज एन आइस ब्रेकर। बर्फ को तोड़ना है। कौन सी बर्फ? जो आपके और ऑडियंस के दरमियान जमी हुई है, उसको पिघलाना है। जब भी आप स्टेज पे आएंगे, आपने अपनी बात कहने से पहले आइस ब्रेकिंग करनी है। अपने और लोगों के दरमियान जो एक बर्फ जमी हुई है, उसको आपने तोड़ना है।
तब तो लोगों के रिसेप्शन सिग्नल्स ऑन होंगे, दिमाग की बत्ती रोशन होगी और वो आपको सुनेंगे, अदरवाइज नॉट। अगर आप आते साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन के साथ लग जाएंगे, उसी वक्त आप बर्बाद हो। थोड़ा सा इमेजिन करें ना, टीचर्स जब क्लास में आते हैं, क्या ऐसा होता है सर तलार आए और शुरू हो जाए? बल्कि वो तो शुरू ही नहीं होते, खैर तो पूरी क्लास आइस ब्रेकिंग करते हैं, तो खैर वो भी गलत। लेकिन एक 2-3 मिनट की आइस ब्रेकिंग करना जरूरी है। हाल चाल पूछ लिया, वेदर की बात कर ली, पॉलिटिक्स की बात कर ली, एक 2-3 मिनट। कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसकी बात कर ली, कोई जोक सुना दिया, कोई शेर कह दिया, आइस ब्रेकिंग हो गई। ऑडियंस और आपके दरमियान जो एक फासला था वो कम हो गया, आप बेहतर फील करेंगे, यू विल बी विद पीपल। नेशनल एंथम मैंने पढ़वाया, इससे क्या हुआ? आप फिजिकली एक्टिव हुए, खड़े हुए, आप इमोशनली एक्टिव हुए। नेशनल एंथम हम पढ़ते हैं तो इमोशनली एक्टिव होते हैं। अब आप जब बैठे तो अब आप फ्रेश हैं। और जब प्रेजेंटेशन की बात आती है ना, मैंने कहा एक क्लास में 10 प्रेजेंटेशन होंगी, आपका आज 10वां नंबर है। आपसे पहले 9 लोग बोलकर जा चुके, लोग पक चुके, थक चुके, बोर हो चुके। व्हाई वुड दे लिसन टू यू? आपको स्टेज पे आके कुछ ऐसा डिफरेंट करना होगा कि लोग जाग जाएं, लोग सुने यार दिस इज डिफरेंट, इसको सुनेंगे। अगर आपने भी आके उसी लकीर पर लकीर खींचना शुरू कर दी और उसी तरह बोला, उसी लिथार्जिक वे में बोला, वही टिपिकल तरीके से बोला, तो लोग तो वैसे ही बहुत थक चुके। एंड ही वाज वेरी राइट। यहां से किसी ने बोला था ना उस वक्त, सुनना ज्यादा मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। बैठ के सुनना, और खासतौर पर जब आपको बोलने में मजा आने लगे तो सुनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो जो लोग बैठे हुए हैं, आपने उनको जगाना है, आपने उनको अपने साथ एक पेज पर लेकर आना है किसी भी तरीके से। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, आप लिख लें ये बातें। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आएंगे तो आप सब ने एक आइस ब्रेकर सोचकर आना होगा, 1.5 से 2 मिनट का। इट कैन बी एनीथिंग। कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई गेम खिलवा सकते हैं छोटा मोटा, कोई लतीफा सुना सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो आप दिखा सकते हैं। एंड इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर टॉपिक। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो तो वेरी गुड, फिर तो मजा ही आ गया कि आपने आइस ब्रेकिंग भी कर दी और आप लोगों को अपने टॉपिक तक भी ले गए। और अगर टॉपिक से अनरिलेटेड भी हो तो चलेगा, लोगों का जागना, एनर्जाइज होना, दिमाग की बत्ती रोशन होना वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज पीपल विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट और आपका मकसद ही पूरा नहीं होगा। इसकी हमने बात कर ली। ओके, तो ये 4 स्टेप्स इन गिविंग अ प्रेजेंटेशन। टू प्लान ऑन पेपर, यू नीड टू प्रिपेयर on PowerPoint. You need to practice in front of a mirror and then you have to present in the class. प्लान करेंगे पेपर पे, प्रिपेयर करेंगे पावर पॉइंट पे, प्रैक्टिस करेंगे शीशे के सामने खड़े होकर, या दो तीन लोगों का आप ग्रुप बना लीजिएगा और आपस में एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कीजिएगा। यानी जब आप क्लास में प्रेजेंट करने आए नंबर 4 पे, तो आप जिंदगी में पहली बार नहीं बोल रहे हो, आप वो स्पीच, वो प्रेजेंटेशन इससे पहले 3 बार करके आ रहे हो, किसी के भी सामने, किसी छोटे ग्रुप के सामने, शीशे के सामने। पहली बार अगर आप आके एक्सपेरिमेंट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर। तो 1, 2 और 3 पे आप खुद काम करेंगे, 4 पर हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। नाउ देयर आर 2 कोर थिंग्स फॉर अ प्रेजेंटेशन, है ना? 2 चीजें होंगी ना आपकी प्रेजेंटेशन में, योर कंटेंट एंड डिलीवरी। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कितने लोग कह रहे हैं कंटेंट इंपॉर्टेंट है? रेज योर हैंड। कितने लोग कह रहे हैं डिलीवरी इंपॉर्टेंट? कितने लोग कह रहे हैं दोनों इंपॉर्टेंट? तो इसका मतलब मेरा सवाल गलत है। मेरा सवाल होना चाहिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट? इसका मतलब ये तय हुआ दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आर यू श्योर? कोई है जो कह रहे हैं कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डिलीवरी कह रहे हैं। क्यों कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने मैंने क्या कहा? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है।
कंटेंट इंपॉर्टेंट तो है, मतलब कंटेंट का होना जरूरी तो है, लेकिन डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिलीवरी का इंपैक्ट ज्यादा है। कंटेंट का इंपैक्ट है लेकिन इतना नहीं है। अल्फाज मायने रखते हैं लेकिन अंदाज मैटर करता है। अल्फाज याद नहीं रहेंगे, अंदाज याद रहेगा। अल्फाज का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होता है, अंदाज का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। तो ये तो तय हो गया कि डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीवरी, यानी अगर मैं आपसे कहूं 50-50 तो नहीं है ना, तय हो गया। 40-60 कितने लोग, पता नहीं, एक एक करके करते थे। 40-60 कितने लोग कह रहे हैं? ओके, मेरे 40%, यानी इंपॉर्टेंस, मैं परसेंटेज ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं इंपैक्ट। इसका इंपैक्ट कितने परसेंट होगा ऑडियंस पर, और इसका इंपैक्ट कितने परसेंट होगा ऑडियंस पर? 40-60, 30-70, 20-80, 20-80। अगेन मैं ये नहीं कह रहा 20% कंटेंट सही होना चाहिए, नहीं, कंटेंट सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोगों पर उसका इंपैक्ट 20% है, डिलीवरी का इंपैक्ट 80% है। लोगों पे इंपैक्ट की बात कर रहे हैं हम। 20-80 कितने लोग कह रहे हैं? रेज योर हैंड वंस अगेन। 10-90, 10-90 कोई है? नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं हो रहा। चलिए आइए मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं। ये रिसर्च है, मैं घर से बनाकर नहीं लाया हूं ये प्रेजेंटेशन। दिस इज अ रिसर्च। इट्स 793। तकल्लुफ ना बरते हैं आप, ये रिसर्च है। लोगों पर आपके कंटेंट का इंपैक्ट सिर्फ 7% है, डिलीवरी का इंपैक्ट 93% है। अल्फाज सही होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। अगर अल्फाज आपके ऑर्डिनरी हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। लेकिन अगर आपके अल्फाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो ऑर्डिनरी डिलीवरी उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फाज को भी ऑर्डिनरी बना देगी। ये फर्क है। आई रिपीट, अगर अल्फाज ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी विल कन्वर्ट योर कंटेंट इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज अंदाजे बयां मैटर करेगा। जबकि अगर आपके अल्फाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन डिलीवरी ऑर्डिनरी है, तो वो जो डिलीवरी का ऑर्डिनरी होना है वो अल्फाज को भी ले डूबेगा। बिकॉज जब आप बयान ही नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, तो आप हीरे मोती आपके मुंह से क्यों ना झड़ रहे हो, उसका क्या फायदा। तो ये इंपैक्ट है। अच्छा, फिर डिलीवरी को हम मजीद तोड़ते हैं दो चीजों में। व्हाट इज दैट? बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस। बॉडी लैंग्वेज 55%, मोर देन हाफ ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज, यानी आपकी आधी से ज्यादा प्रेजेंटेशन उस चीज पर मुश्तमिल है जो आप बोलते नहीं है, जो सिर्फ दिखता है। बोलते आप हैं, आपके अल्फाज और आपकी आवाज। अल्फाज 7%, आवाज 30%। 45% इंपैक्ट उस चीज का है जो आप जबान से बोलेंगे, 55% इंपैक्ट उस चीज का है जो आप जबान से बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखेगा। बॉडी बॉडी मूवमेंट्स आपकी, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, आपकी हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, स्टेज मूवमेंट्स, जेस्चर्स, इसका इंपैक्ट 55% है। तो अब आप खुद समझदार हैं कि आपको काम किस चीज पर करना है। प्रेजेंटेशन याद करके नहीं आनी, उससे कुछ नहीं होगा। आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मसला यही, फसाद की जड़ यही है। यानी अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप जरा स्टेज पे आए और मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और आपसे कहूं आप बोले, आप जबरदस्त बोल दूंगा। मसला ही तो आई कांटेक्ट है, मसला ही तो आंखों में आंखें डालकर बात करना है। आप तो खुद माशाल्लाह बड़े लोग हैं काफी,
आप तो व्हाट्सएप पर कुछ कुछ लिख देते हैं ना किसी को भी, बड़ी बड़ी बातें। क्या वो सारी बातें आप उस वक्त कर सकते हैं जब वो आपके सामने हो? मुश्किल है। You hide behind this technology and say everything, but when you are there in front of someone, you cannot, because eye contact, आंखों में आंखें डाल के बात करना ही मुश्किल है, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन में। और है क्या, जहां आपने लोगों से आई कांटेक्ट अपना डिस्कनेक्ट किया, ऑडियंस चली गई। अब आप ऊपर देखकर बात करें, इधर देखकर बात करें, इधर देखकर बात करें, नीचे देखकर बात करें, लोग कहेंगे क्यों आए आप, हम हैं कौन? So you have to keep the eye contact maintained throughout the presentation. कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, वेरिड आई कॉन्टैक्ट। एक ही को ना देखते रहे, वो परेशान हो जाएगा, मुझे क्यों देख रहे हैं, है ना? इट हैज टू बी वेरिड अक्रॉस द रूम, फ्रंट एंड बैक, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन किसी एक पॉइंट पे भी आपने आई कांटेक्ट लूज नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं यहां से वहां जा रहा हूं ना, तो मुझे यूं नहीं जाना है, आई हैव टू गो लाइक दिस। अगर मैं मूव भी कर रहा हूं स्टेज पे, मुझे अपनी स्लाइड चेंज करने के लिए यहां आना भी पड़ रहा है, एंड इफ आई मूविंग बैक टू माई प्लेस, मुझे देखना आपकी तरफ है। तो दैट्स व्हाट आई कांटेक्ट इज ऑल अबाउट। और यहां पर यही बात लिखी हुई है, नेवर लेट देम आउट ऑफ योर साइट, लुकिंग देम इन द आई मेक्स देम फील दैट दे आर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट यू से, एंड आई कांटेक्ट अलाउज द प्रेजेंटेशन टू अप्रोक्सीमेट कॉन्वर्सेशन। एक तरीके से आप आंखों ही आंखों में लोगों से बात कर रहे होते हैं, और आपको पता चल रहा होता है कि लोग आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, बॉडी लैंग्वेज के डोंट्स, डोंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, वो चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी मैटर करती है ये। डोंट लीन ऑन और ग्रिप द पोडियम। पहली बात तो है, पोडियम आपको दे नहीं रहा, लेकिन अगर कभी आपको पोडियम मिले तो आपने उस पर लेट नहीं जाना है। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, मैं यहां आ गया ना, चलो भाई यहां तक तो मैं छुप गया, थोड़ा सा और छुपा लेता हूं। आपने पोडियम पर लेटना नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं थोड़ी देर पहले ऐसे ही था। यस आई मे बी, बिल्कुल, हम वी ऑल मेक मिस्टेक्स। लीन नहीं करना, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि आप जितने बचे आपने का वो भी नहीं देखेंगे आप, मुझे देखने के पैसे लगते हैं। तो डोंट लीन और ग्रिप द, अच्छा ग्रिप द, लोग बहुत से लोग ना पोडियम को यूं पकड़ लेते हैं टाइट, कैसे भाग जाएगा। दिस इज हैपनिंग आउट ऑफ नर्वसनेस। ये नर्वसनेस होती है और क्या होता है। डोंट रॉक और सो इन द प्लेस। सर आपने कहा था प्रेजेंटेशन में ना एक जगह खड़े नहीं होना, स्टेज पर चलना है, तो आपने कहा तो मैं रॉक एंड रोल करूंगा यहाँ पे, इधर से उधर यूं दाएं दाएं। लोग कहेंगे प्लीज खुदा के वास्ते। तो मूवमेंट्स लिमिटेड, मूवमेंट्स का मतलब क्या है भाई, आप ये देखेंगे सेंटर पॉइंट है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन का 60% टाइम, 60% टाइम यहां गुजारना है। अच्छा, लेकिन यहां गुजारने का मतलब ये नहीं कि आप व्यू को ब्लॉक कर दें, खबरदार कोई नहीं देखेगा, नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं सेंटर है, तो आपको थोड़ा बहुत मूव होना है ना फिर, ताकि लोग इसको देखें। थोड़ा सा राइट पे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा फ्रंट पे, थोड़ा सा बैक पे, और अगर स्टेज ऐसा है, थोड़ा सा उतर के लोगों में भी चले जाए। यू हैव टू कीप मूविंग, डोंट स्टैंड इमोबाइल। मुर्दा बन के खड़े नहीं होना कि आप चिपक गए, अब तो आप उसी वक्त हिलेंगे जब प्रेजेंटेशन एंड होगी। नो, डोंट यूज अ सिंगल जेस्चर रिपीटेडली। आपसे किसी ने कहा कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, तो आप पूरी प्रेजेंटेशन मुस्कुराते रहे, दीवाने लगेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, अभी कुछ 3-4 साल पहले की बात है, अ बॉय वाज प्रेजेंटिंग ऑन वो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक, पिशावर अटैक। सच अ ट्रेजिक प्रेजेंटेशन, उसकी वो तस्वीरें दिखा रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, एंड ही वाज स्माइलिंग थ्रू आउट। इसलिए नहीं कि उस कंटेंट पे उसने कहा था मुझे पूरे वक्त स्माइल करना है, आई शुड लुक गुड। योर फेशियल एक्सप्रेशंस शुड मैच द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आसान शुरू हो गई, 2 मिनट का ब्रेक करते हैं।
ओके, डोंट एग्जामिन और बाइट योर फिंगर नेल। कितने लोगों को नाखून खाने की आदत है? ऑनेस्टली बताइए। और जब कोई परेशानी होती है तो आप ज्यादा खाने लगते हैं, जब कोई खुशी की बात होती है तो भी आप ज्यादा खाने लगते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग तो देखा है कि वो उनके नाखून बढ़ते ही नहीं है, ठीक है, वो खा पी कर खत्म करते हैं, इट हैपेंस आउट ऑफ एंजाइटी। जब आप स्टेज पे आएंगे तो बहुत मुमकिन है आप ये हरकत करें, इससे बचना है आपने। डोंट क्रॉस योर आर्म इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है, कभी करके मत खड़े हो। इट लुक्स एज इफ यू आर डिफेंसिव। डोंट च्यू अ गम और ईट कैंडी। मुंह में आपको इस वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आप बोल रहे हैं। नथिंग शुड बी देयर इन योर माउथ। कोई आप टॉफी या च्युइंगम नहीं खा सकते। डोंट क्लिक और टैप योर पेन। हाथ में पेन वगैरह मत रखें, वो पिकासो जैसे जैसे टक 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 टक, दैट डजंट लुक गुड। डोंट लीन इनटू द माइक्रोफोन। माइक में घुस मत जाइए। यहाँ पे तो खैर हमारे माइक्स कॉलर माइक्स होते हैं, हेड होल्डर वाले माइक होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। डोंट शफल योर नोट्स अननेसेसरीली। स्टेज पे आपको कोई पेपर का टुकड़ा लाने की इजाजत नहीं होगी, इसी वजह से कि जब आप अपने साथ कुछ नोट्स कैरी करते हैं कि मैं सिर्फ रख रहा हूं, देखूंगा नहीं, और जब आप नर्वस होते हैं तो आप सबसे पहले उन्हीं में घुस जाते हैं। दैट्स अ वेरी बैड साइन। तो स्टेज पे आपको कोई भी चीज अपने साथ लाने की इजाजत नहीं होगी। यू हैव टू लर्न योर प्रेजेंटेशन बाय हार्ट। डोंट टाइटन योर टाई अदरवाइज प्ले विद योर क्लोथिंग। अपने कपड़ों से मत खेलें। टाई अगर पहनी तो उसको बिला वजह टाइट मत करें। डोंट जैंगल चेंज और कीन योर पॉकेट। अपनी जेब में आपके अगर कोई चाबी रखी है, कोई सिक्के रखे हैं, तो उनको टन 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 करने की आपको जरूरत नहीं है। वॉइस वॉइस बड़ी मैटर करती है। 38%। अल्फाज 7%, वॉइस 38%। और वॉइस के अंदर क्या क्या चीज है, क्या चीज है हमें? चले, पता नहीं आप अपीयर नहीं हो रहा हूं, आई डोंट नो। वॉइस के अंदर चार चीजें बड़ी मैटर करती हैं। स्पीड, बोलने की रफ्तार आपकी, अब इसको आपने काबू करना है। बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो भी नहीं बोलना। योर पिच, वॉल्यूम। पिच एंड वॉल्यूम। पिच और वॉल्यूम क्या है? पिच क्या है? लाउडनेस। आपकी आवाज कितनी लाउड है? मेरी आवाज बहुत लाउड है। कुछ लोगों की पिच बाय डिफॉल्ट लोअर साइड पे होती है, तो वो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो कुदरती तौर पे। कि कुछ लोगों की आवाज में एक चिनचिनापन होता है, राइट? जैसे मेरी आवाज चुपती है कानों को, आई नो दैट। कुछ लोगों की आवाज निकलती ही नहीं, जैसे कुछ फंसा हुआ है हलक में, राइट? इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल नेचुरल, दैट्स गॉड गिफ्टेड। बट फिर उसको मैनेज करना है। अगर आपकी पिच लोअर साइड पे है तो वॉल्यूम बढ़ा के रखना होगा, और अगर आपकी पिच हायर साइड पे है मेरी तरह, तो वॉल्यूम को कम रखिए, लोगों के कान फट जाएंगे। तो यू हैव टू मैनेज पिच थ्रू वॉल्यूम। मुनासिब पिच, मुनासिब वॉल्यूम, मुनासिब स्पीड। और आखिरी बात, इमोशन। आपकी वॉइस का जो इमोशन है वो बड़ा मैटर करेगा। आपकी वॉइस ही लोगों को बताएगी कि आप किसी एक्साइटिंग चीज की बात कर रहे हैं, या आप किसी ट्रैजिक चीज की बात कर रहे हैं, या आप गुस्से में बात कर रहे हैं, या आप खुशी में बात कर रहे हैं, आप एक सेलिब्रेशन वाले मोड में हैं, या आप तंजिया बात कर रहे हैं। या आपकी आवाज बताती है लोगों को, अल्फाज नहीं बताते। योर वॉइस टेल्स पीपल व्हाट इमोशन आर यू कन्वेइंग राइट नाउ। आप लोगों को अपना गुस्सा भी अपने घरों में आवाज के उतार चढ़ाव से दिखाते हैं ना। आवाज से ही पता चलता है कि आप तंज कर रहे हैं। आवाज से ही पता चलता है कि आप ताना दे रहे हैं। आवाज से ही पता चलता है कि आप तफरी कर रहे हैं। आवाज से ही पता चलता है कि आप खुश हैं। आवाज से ही पता चलता है कि आप खुश नहीं है। तो वो इमोशन आपने आवाज के थ्रू ही पोर्ट्रे करनी है। और ये आवाज का जो उतार चढ़ाव है ना, कि आपने ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर वापस ऊपर जाना, ये उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर ये उतार चढ़ाव नहीं होगा तो उसका मतलब प्रेजेंटेशन अल्लाह को प्यारी हो गई, राइट? ओके, ओके, मूविंग ऑन। विजुअल एड्स। प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स बड़े मैटर करते हैं। और विजुअल एड, एड मीन बीमारी वाला एड्स नहीं, एड मीन हेल्प, विजुअल हेल्प। आपको सबसे बड़ी विजुअल हेल्प किस चीज की इजाजत दी जा रही है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये विजुअल एड, ये एड किसके लिए? आपके लिए, ऑडियंस के लिए। तो आपने कहा चलो भाई आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पावर पॉइंट पे लिख दिया है,
बस जाऊंगा और चलाऊंगा और पढ़ता रहूंगा। दिस इज नॉट योर स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट नहीं है। ये ऑडियंस को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऑडियंस में कुछ सुनकर सीख लेते, कुछ देखकर सीखते, कुछ बोलकर सीखते। तो आपको हर टाइप ऑफ लर्नर को कैटर करना है। तो ये उन लोगों के लिए जो शायद सिर्फ सुन के नहीं समझ पाएंगे, आप उनको दिखा भी दें और आपने अपनी पावर पॉइंट पर अपनी पूरी प्रेजेंटेशन यहां नहीं डाल दी, आप देनी आपने, वरना लोग कहेंगे आप बैठ जाए हम खुद ही पढ़ लेते। तो आपने जितना बोलना है उसका 10% यहां पर आएगा, हेडिंग्स यहां पर आएंगी, पिक्चर्स यहां पर आएंगी, डायग्राम्स यहां पर आएंगी, बाकी बोलना आपने। अगर आपने वो सब कुछ वहां लिख दिया जो आपकी स्क्रिप्ट है, तो फिर लोग आपको नहीं सुनेंगे। तो दिस शुड बी अ ग्लिम्स, एक ट्रेलर होना चाहिए वो जो आपने बोलना है, कि आप पूरी की पूरी बात यहां पर नहीं करेंगे। ओके, विजुअल एड शुड बी बिग, सिंपल एंड क्लियर। फॉन्ट साइज सिंपल, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड, क्लियर दिख जाए, अल्फाबेट्स रीडेबल हो। देन बिग का मतलब क्या है? पीपल इन द लास्ट रो शुड बी एबल टू रीड योर स्लाइड। एटलीस्ट 28 का फॉन्ट हो आपका, 36 हो तो बेहतर है, डिपेंड करता है कि आपकी स्लाइड का लेआउट क्या है। सिंपल मींस एक स्लाइड पर 6 लाइन से ज्यादा ना हो, जैसे ये 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन से ज्यादा एक स्लाइड पर ना हो। हम क्या करते हैं, गूगल पे गए, टॉपिक सर्च किया, कंट्रोल सी, नहीं कंट्रोल सी से पहले कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल बी, स्लाइड तैयार, पढ़ी नहीं जा रही, कोई पैराग्राफिंग ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं छोड़ी आप। नो, सो नो मोर देन 6 लाइन्स एंड नो मोर देन 7 वर्ड्स पर लाइन। एक लाइन में 7 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 6/7 रूल आप याद रखेंगे। क्लियर मतलब ये दोनों फॉन्ट्स अच्छे चलते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स दे गो बेस्ट। आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड, या तो व्हाइट बैकग्राउंड हो जिसपे ब्लू या ब्लैक फॉन्ट हो, या फिर ब्लू बैकग्राउंड हो जिस पर व्हाइट फॉन्ट हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे चलते हैं, बहुत ज्यादा रंगीन बनाने की जरूरत नहीं। आप कितने ही रंगीन मिजाज क्यों ना हो, प्रेजेंटेशन का वैसा होना जरूरी नहीं है। अवॉइड ओवर यूज ऑफ रेड कलर, ओवर यूज ऑफ शैडोज, ओवर यूज ऑफ एनिमेशंस, ओवर यूज ऑफ ट्रांजिशंस। भाई मुझे पावर पॉइंट आता है, लोगों को पता तो चले मुझे सब आता है। हर चीज इस्तेमाल करने के लिए नहीं, है ना। जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये देखें, डोंट्स ऑफ अ पावर पॉइंट स्लाइड शो। भाई मुझे तो ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, मेरी स्लाइड का बैकग्राउंड ऑरेंज होगा। अच्छा जी, और मैं उस पर मल्टी कलर के फॉन्ट्स यूज करूंगा, राइट। और साउंड इफेक्ट्स भी तो होंगे, बैंगिंग ऑफ द डोर, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। मतलब हॉल खाली हो गया, लोग भाग गए। आप देखें बैकग्राउंड कलर्स, आई एम अ कलरफुल मैन, राइट। क्या हो रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है ये? बस सारे कलर्स यूज करें यार, फ्री में मिल रहे, यूज करें। अच्छा इसमें लिखा क्या है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डोंट यूज द स्लाइड एज योर स्क्रिप्ट। अगर आपको कुछ देखना ही है तो पावर पॉइंट में एक नोट्स का ऑप्शन मौजूद है, वहां पे आप नोट्स लिख सकते हैं, और फिर आप जब उस मोड में अपनी प्रेजेंटेशन रन करेंगे, अभी उस मोड में नहीं है तो आपको ऑडियंस को नहीं दिखे, पूरा मोड है जिस प्रेजेंटेशन मोड में अगर चला है। लेकिन आपकी स्क्रिप्ट नहीं है आपके, अच्छा ये पावर पॉइंट प्रेजेंट है, अच्छा जी, डोंट यूज द स्लाइड एज योर स्क्रिप्ट, देयर इज अ नोट्स फैसिलिटी एग्जैक्टली फॉर दिस पर्पस। मैं मुड़ा तो क्लास खाली। आई कॉन्टैक्ट, ये आपकी स्क्रिप्ट नहीं है। इसीलिए अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं, मैं कहां देख के पढ़ रहा हूं, यहां देख के पढ़ रहा हूं, ये आपके सामने इसमें देख के आप पढ़ें। अगर आपने कोई लाइन पढ़नी है, जहरा पूरा याद करके तो नहीं है, मुड़ के इसको नहीं देखना है, क्योंकि आपको तो इनसे बात करनी है, ये इनकी है, आप इनके लिए, आपको पढ़ना है इधर पढ़िए, या ना पढ़े, याद है तो वेरी गुड। डोंट ओवरडू द फिजी एनिमेशंस, डोंट ओवरडू द साउंड इफेक्ट्स, डोंट लुक एट द स्क्रीन, डोंट रीड ऑफ व्हाट इज रिटन ऑन द। कभी भी वो रिपीट ना करें जो स्लाइड पर लिखा हुआ है, उसमें ऐड करें ताकि लोगों को पता चले कि आपकी भी कोई वैल्यू है। ओके, ये छोड़। तो डूज ऑफ अ पावर पॉइंट स्लाइड शो, यूज स्पेयरिंगली। स्लाइड्स बहुत सारी बनाइए,
4 स्लाइड्स में कंटेंट ठूसने से बेहतर है 4 को 4 बना दीजिए। ऐसा थोड़ी कि एक स्लाइड 50 रुपए की है। नो, यू कैन यूज एज मेनी स्लाइड एज यू वांट। ब्रेक करें, खुला खुला लिखें, व्हाइट स्पेस ज्यादा हो। प्रैक्टिस जरूर करें बिफोर हैंड की स्लाइड कैसे मैं चलाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा तो स्लाइड पलटूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा तो फिर मैं स्लाइड पलटूंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप आगे की बात पलट देते हैं और आप पीछे होते हैं, या आप से कुछ रह जाता है, आप क्लिक करते हैं तो वो चीज सामने आ जाती है जिसकी बात आप खत्म कर चुके होते हैं। डिसेबल योर स्क्रीन सेवर, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अपने लैपटॉप लेकर आते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि स्क्रीन सेवर को आप डिसेबल करें और हैंड आउट रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी लैपटॉप नहीं चल रहा, लाइट चली गई, कोई मसला है, तो आपके पास कुछ मटेरियल ऐसा होना चाहिए इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लिप चार्ट्स को अब छोड़ दें, इसका अब दौर चला गया। आखिरी चीज, और आपकी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, ये सबसे टफ मरहला है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का टाइम क्या होगा? 8 to 10 मिनट। कम से कम 8 मिनट आपने बोलना है और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 क्या, आप 12 पर जा सकते हैं, बट 12 से ऊपर नहीं। तो एवरेज टाइम इज 10 मिनट्स, जिसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का आइस ब्रेकर भी होगा। और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये 10 मिनट के अलावा है। तो 10 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन है अलॉन्ग विद आइस ब्रेकर, और 10 मिनट के बाद फिर क्वेश्चन एंड आंसर शुरू होंगे। और इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ होल न्यू इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन opportunity to and most presentations are won or lost over here। यहां पे फैसला होगा कि आप जीते या हारे, राइट? सोच के आए। आपको पता है कि आपका टॉपिक किस बारे में, लोग आपसे क्या कुछ पूछ सकते हैं, सोच कर आइए, उनके आंसर्स को रिहर्स करके आइए। कभी भी किसी के सवाल को अच्छा या बुरा मत कहें। डोंट रैंक क्वेश्चंस, पीपल माइट फील ऑफेंडेड। कीप योर आंसर्स ब्रीफ, अपने आंसर को मुख्तसर रखिए, वरना लोग आपके आंसर से अगला सवाल बना लेंगे। बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब नहीं आता सवाल का जवाब, कह दे नहीं आता। आप कोई परफेक्ट आदमी थोड़ी है, कह दे मैं इसको देखकर बताऊंगा आपको। गिव मी योर ईमेल एड्रेस, आई गेट बैक टू यू। फोन नंबर मत मांगिएगा प्लीज, ईमेल एड्रेस मांगने आपके। वी आई मीट यू आफ्टर द क्लास एंड आई एक्सप्लेन टू यू। मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे नहीं आता। बजाय इसके क्या उसको घुमाते रहे, ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे, वो समझ जाएगा कि आपको नहीं आ रहा। इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो इट राइट नाउ एंड यू विल गेट बैक लेटर ऑन, राइट? अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, डोंट रिपीट नेगेटिव क्वेश्चंस। आपकी ऑडियंस में कुछ लोग आपको लेट डाउन करने के लिए आपसे अजीबोगरीब सवाल करेंगे, और आपको अगर डरना है तो सबसे ज्यादा अपने करीब तरीन दोस्त से डरना है। सबसे ज्यादा उसी की कोशिश होगी कि वो आपको लेट डाउन करे, और जब आप नीचे आके कहेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपको अभी बता रहा हूं मैं। तो जो आपके बराबर में बैठा है ना इस वक्त, वही सबसे खतरनाक, राइट? और अगर कोई आपको लेट डाउन करने के लिए सवाल पूछे तो फिर उसको डील कैसे करना है? चीखना शुरू कर देंगे, कैसा सवाल किया आपने ये, या नीचे उतर के उसको रख के आप देंगे, क्या करेंगे? स्टेज पे जब आप है तो आपने स्टेज के डेकोरम का ख्याल रखना है। वो जिसने सवाल पूछा है वो स्टेज पर नहीं है, वो कुछ भी बक सकता है। आप जब स्टेज पे खड़े तो आप एक हाइट पे खड़े, आपको अपना मकाम मेंटेन करना है, उसको उसके मकाम पे रहने दें। और उसको आंसर करने का तरीका क्या है? जरूरी नहीं कि उसको आंसर भी आप बुरे अल्फाज में करें। और उसको आंसर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर इस शख्स ने मुझसे सवाल किया है जो कि बड़ा नेगेटिव है, तो मैं जवाब की तरफ देख कर दूं, इसको पता चल जाएगा मेरी खैर नहीं है। ये एक नाराजगी दिखाने का तरीका होता है स्पीकर का, राइट? और अगर आपको लगता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए तो आप मेरी तरफ रेफर कर दें, बट आपने सबर का हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी जबान को काबू में रखना है, अपने चेहरे पर नागवारी के आसार आने नहीं देना। क्योंकि आप स्टेज पे हैं, आप इस वक्त क्लास के हीरो हैं, सब आपको देख रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा। उसकी की हुई बात नोट नहीं की जाएगी, आपका दिया हुआ जवाब नोट किया जाएगा। ओके। और ये एक रूल मैं आखिरी में आपको बताने जा रहा हूं, वक्त करीब हमारा 6:30 बजने वाले हैं। और ये रूल पिछले अपने के टीचिंग करियर में फॉलो किया है। टीचिंग भी तो प्रेजेंटेशन ही है ना, और आप इस रूल को फॉलो करेंगे। व्हाट इज दैट रूल? व्हाट इज दैट रूल? स्टेज पर खड़े होके किसी से आर्ग्यू नहीं करना, किसी से बहस नहीं करनी। जब आप स्टेज पे हैं तो आप
अकेले हैं और वो सब एक हो जाएंगे। इस सिचुएशन से आपने बचना है, लोगों को अपने खिलाफ नहीं कर। ओके, बाकी व्हाट इफ आई डोंट नो द आंसर, मैंने भी कहा ना आपसे, टीचर्स करते हैं आमतौर पे ये ना, कोई बच्चा सवाल करता है, टीचर्स को हर सवाल का जवाब थोड़ी आता है, कहते वेरी गुड क्वेश्चन, कम ऑन, कौन बताएगा, बताओ, ओपन इट टू द फ्लोर, थोड़ा सा आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा, या हो सकता है कोई उसका जवाब दे दे, आप करें हाँ वेरी गुड। और अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर किसी ने ऑडियंस में से जवाब नहीं दिया तो अल्टीमेटली आपको देना है, तो फिर उस वक्त आपके लिए बड़ी इंबैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आपने पहले इसको थ्रो किया लोगों के ऊपर और फिर आपके पास भी जवाब नहीं है। तो बेहतर क्या है, टेक डिटेल्स एंड आंसर लेटर। और हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करवाइए अगर आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन क्या है। तो इट्स इजी एज ABC, आई कांट आंसर दैट बिकॉज आई डोंट नो इट, बट आई कैन लेट यू नो लेटर ऑन, राइट? डीलिंग विद क्वेश्चंस, ट्रैक टेक्निक, थैंक द क्वेश्चनर, क्वेश्चन को रिपीट करें, क्वेश्चन को आंसर करें, पूछे आप मुतमईन हो गए और उनका फिर शुक्रिया अदा करें। कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो उसकी इज्जत करें, वो आपको अहमियत दे रहा है तभी आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑडियंस के बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे जो आपको लिफ्ट भी नहीं कराएंगे, तो जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब यू आर इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर। सो थैंक देम वेरी ऑफन सो दैट दे फील गुड एंड दे आस्क यू गुड क्वेश्चंस इफ दे वांट टू आस्क यू मोर। मेक श्योर यू हैव फिनिश्ड स्पीकिंग बिफोर योर ऑडियंस हैज फिनिश्ड लिसनिंग। और ये मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है ना, जब आपको लगे कि लोग आपको अब सुनना नहीं चाहते तो आप बेहतर है कि बोलना। अब मैं तो अभी मिसाल के तौर आपके अभी 8 मिनट हुए मेरी प्रेजेंटेशन को, आपको लग रहा है लोग बोर हो रहे हैं, मैं तो अभी पूरी प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं तो पूरे 15 मिनट बोलूंगा नहीं। जब आपको ये फील हो कि लोग अब थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या अपनी जगह से हिल रहे हैं, तो आप रैप अप करें, वाइंड अप करें। जरूरी नहीं कि आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलें, क्योंकि हो सकता है अब तक जो आपने बोला वो बहुत अच्छा बोला, लेकिन अगर मजीद 3 मिनट आप बोलते रहे तो वो अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाएगी। उसको बुराई में तब्दील ना करें, खैर आफियत के साथ एंड पर लेकर जाए, कुछ स्लाइड स्किप कर दे। मैंने अभी आपने देखा ना मैंने बीच में कितनी स्लाइड स्किप करी, आपको बुरा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा, अरे स्किप कर रहे हैं। आपने नहीं कहा यार पता नहीं क्या छोड़ दिया इन्होंने, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू लिसन टू पीपल। मैं तो आपको फिर भी 10 मिनट दे रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, मैं तो पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ ना। आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट टू लिसन टू मी। ये एक कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता है हर इंसान का, जिससे अगर वो निकल जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है। ऑल राइट, तो बहरहाल मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा करना है। शो योर पैशन थ्रू आउट, पूरी प्रेजेंटेशन में आप पैशनेट रहे, एंथुजियास्टिक रहे, एनर्जेटिक रहे, लगे कि आप कुछ बात अगर कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि करनी है, वो प्रेजेंटेशन देनी है, मार्क्स चाहिए, ओके थैंक यू, नहीं। आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक एनर्जी दिखनी चाहिए, एंड एंड अप ऑन अ स्माइल। स्माइल पे फोकस करें, राइट राइट। अच्छे नोट पर एंड करें, खुशी के साथ एंड करें, ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। दैट्स ऑल फ्रॉम मिनट हो गए, तो मुझे लगा माइक भी बंद हो गया, अच्छे। तो ये वेरी शॉर्ट, इट वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रीफिंग, लेकिन ये काफी है आपको गाइड करने के लिए कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। प्रेजेंटेशन का टॉपिक आपका अपना होगा, आपकी जो मर्जी आए आप टॉपिक रखें, लेकिन अच्छा डिसेंट टॉपिक होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करके आएंगे, यूएसबीस पर लेकर आए, या अपने आप को व्हाट्सएप कर दें, यहाँ व्हाट्सएप आप खोल लें, या अपने आप को ईमेल कर दें, यहाँ ईमेल आप खोल लें। और क्लास शुरू होने से पहले आपको अपनी अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर सेव करनी होगी एक फोल्डर में, ताकि आप आए और शुरू हो जाएं, वक्त जाया ना हो। 8 से 10 मिनट की आपको तैयारी करके आनी है। टॉपिक अगेन आई वुड से मशवरा कर सकते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर, बट इट शुड बी योर ओन चॉइस। इट शुड बी समथिंग जो आपको भी अच्छा लगता हो और ऑडियंस को भी सुनने में मजा आए। कभी कभार हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आ जाते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो ये आपको थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। इन्वेस्ट गुड टाइम इन सेलेक्टिंग द टॉपिक बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एक काम हमारा हो गया है, अब आप एग्जाम्स दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स के फौरन बाद आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं ठीक 1 हफ्ते बाद आपकी क्लास रखूंगा, तो उस क्लास में मैं ये ना सुनूं कि सर अभी तो हमारी थकन भी नहीं उतरी, तो मैं आपकी थकन उतार दूंगा फिर उस दिन। ठीक है, तो प्रिपेयर करके आइएगा।
और मैं किसी का भी नाम कॉल आउट कर सकता हूं, तो सब प्रिपेयर करके आइएगा। और अगर आप नहीं आएंगे इस डर से कि मेरा नाम ना आ जाए, तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी और सर्टिफिकेट उस सूरत में भी आपके हाथ से जाएगा। तो बेहतर है कि आप आ जाएं और फेस करें, रादर देन अवॉइडिंग मी और अवॉइडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मार्च के सेकेंड वीक में फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलो। सॉरी। तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा टॉपिक तो आज हो गया, मुझसे पहले किसी ने बोल लिया, तो आप मुझसे कह सकते हैं सर मैं अगली क्लास में दूंगा, ताकि थोड़ा सा एक वक्फा आ जाए, तो लोगों के लिए वो नई चीज हो जाए। राइट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।